हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो अपने आईआईटी जेई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा सरफेस केमिस्ट्री से। बेटा ये बहुत ही आसान चैप्टर है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर। हालांकि इसको जो बोर्ड एग्जाम है, जो नीट और जेई मेंस का सिलेबस है उससे हटा दिया गया था, बट जेई एडवांस में अभी भी इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। और लगभग एवरी ईयर, जैसे आपने देखा एडवांस 2017 और 2021 वाले क्वेश्चन है, 2023 में जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे इसके बाद में हम। तो शुरू करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जेई एडवांस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या इसमें पूछा है? करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं। ये मैं आपको बता दूं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन यानी कि मोर देन वन आंसर करेक्ट इसमें आपके होंगे। तो स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कोलॉइड इज आर, करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से बतानी है। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेटिंग कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। दो चीजें यहाँ पे आती हैं बेटा, एक होता है पेप्टाइजेशन और एक होता है कोगुलेशन। तो जो आपका कोगुलेशन था, या इसी को ही हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, ये बात उन्होंने कही। पेप्टाइजेशन होता है जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होता है, उसमें सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर, सुटेबल सोलवेंट मिलाकर हम कोलेडस सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। मतलब पेप्टाइजेशन कोलेडस सॉल्यूशन के प्रिपरेशन का एक मेथड है, ना कि कोलेडस सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट बनाने का मेथड है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। एक्चुअल में कोगुलेशन के बारे में कहा गया है, ना कि प्रेसिपिटेशन, ना कि पेप्टाइजेशन के बारे में। तो ये वाला अपना गलत हो जाता है। सेकंड वाले पे आते हैं। कोलेडस सॉल्यूशन फ्रीज एट हायर टेम्परेचर देन द ट्रू सॉल्यूशन एट सेम कंसंट्रेशन। ये बात कर रहे हैं बेटा, एक है अपने पास में कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक, और एक अपने पास में ट्रू सॉल्यूशन। तो इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जबकि ट्रू सॉल्यूशन में साइज छोटा होता है, तो नंबर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, जिस वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होती है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होने का मतलब है जो डेल्टा टी एफ है वो भी हाई होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेट करके हमें बताना है। क्या इन्होंने कहा है, कोलिगेटिव सॉल्यूशन फ्रीज एट हायर टेम्परेचर, बिल्कुल सही है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका हायर होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्फेक्टेंट्स फॉर्म मिसेल अबव क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, यानी कि इसको हम सीएमसी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सीएमसी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि जो क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद होता है, इसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बेटा, क्राफ्ट टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद ही मिसाइल बनना शुरू होता है, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ही बनना शुरू होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाता है। मिसाइल्स आर मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, बिल्कुल गलत बात है बेटा, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स नहीं है, बल्कि ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स का एग्जाम्पल है। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ठीक। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स आपके वो होते हैं जिनमें मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपके पॉलीमर्स है ना, और आपके जो प्रोटीन्स हैं, स्टार्च हैं, ये डिकम्पोज होकर कोलोइडल रेंज में आ जाते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स से जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। मिसाइल में तो एसोसिएशन होता है इनका। तो ये वाला ऑप्शन अपना गलत हो जाता है। तो इसका अपना करेक्ट आंसर क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट का बी एंड सी।
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है देखो, इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही बताने हैं। अबाउट सरफेस प्रॉपर्टीज, क्लाउड इज एन इमल्सन टाइप ऑफ कोलाइड इन विच, पहली बात देखो बेटा इमल्सन क्या होता है। इमल्सन एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज बोथ आर लिक्विड्स, दोनों क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। तो ये वाला तो आपका स्टेटमेंट वैसे गलत हो जाता है अगर हमको पता भी नहीं है कि क्लाउड इमल्सन है या एरोसोल है क्या है ना, तब भी हम बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है इमल्सन टाइप कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स्ड फेज यानी कि डीपी एंड गैस इज डिस्पर्सन मीडियम। अगर ये इमल्सन है बेटा तो दोनों क्या होने चाहिए थे, यहाँ पर लिक्विड होने चाहिए थे, डिस्पर्स्ड फेज भी और डिस्पर्सन मीडियम भी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपका गलत हो जाता है। बी वाले पर आते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ इथेन एंड नाइट्रोजन आर 563 केल्विन एंड 126 केल्विन। ये मैं आपको समझाता हूँ बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर या टीसी जिसको हम बोलते हैं, जिस गैस के लिए जितना ज्यादा होता है वो उतना ही इजीली एड्सॉर्ब होती है, एड्सॉर्प्शन उसका उतना ही इजीली हो जाता है, इतनी आसानी से हो जाता है, वो उतना ही इजीली लिक्विफिएबल भी होती है। ये भी ध्यान रखना, वो वाली गैस जो होती है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो इजीली लिक्विफिएबल भी होती है। तो उन्होंने कहा है इथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, सही। The adsorption of ethane will be more than that of nitrogen on same amount of activated charcoal at a given temperature। ये तो भी हमने डिस्कस किया, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो इजीली क्या हो जाएगी, एड्सॉर्ब हो जाएगी। तो उन्होंने इथेन का ज्यादा बता रखा है तो इथेन इजीली एड्सॉर्ब हो जाएगी, बिल्कुल सही बात। सी वाले ऑप्शन पर आते हैं बेटा। एड्सॉर्प्शन इज accompanied by decrease in enthalpy and decrease in entropy। एंथैल्पी और एंट्रोपी की बात यहाँ पे हो रही है, तो ये बात ध्यान रखना, जो एड्सॉर्प्शन है इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस है बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और आपको पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच वो क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि एंथैल्पी क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज होगी। बात तो सही है। साथ ही अगर किसी सॉलिड की सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होता है तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एड्सॉर्ब होने के साथ साथ अरेंज्ड होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब उनका जो रैंडमनेस है, रैंडमनेस क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये अरेंज हो रहे हैं। डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है और इसी को तो हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो यानी कि जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो उन्होंने कहा है डिक्रीज इन एंट्रोपी, डिक्रीज इन एंथैल्पी, दोनों वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डेल्टा एच भी और डेल्टा एस भी, बिल्कुल सही। डी वाले ऑप्शन पर आते हैं। ब्राउनियन मोशन, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो लगातार क्या करते रहते हैं, रैंडमली जिग जैग मैनर में मोशन करते रहते हैं, इस तरीके से। तो इसी को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक। अब ये पार्टिकल के साइज पर और मीडियम की, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी, दोनों पर डिपेंड करता है। पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा उसको मोशन करने में उतनी आसानी होगी। यहाँ पर उन्होंने कहा है डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल बट डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। इन्होंने कहा है पार्टिकल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये जो अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड था बेटा, जो कि एडवांस 2017 में हुआ है, ये वाले का ऑप्शन भी अपना क्या हो जाएगा, बी एंड सी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको लेके चलता हूँ जो कि अपना आया हुआ है 2023 में, यानी कि रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ है IIT जेई एडवांस 2023। क्या कहता है क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कोलोइड्स। कोलोइड्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट, लायोफोबिक कोलोइड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज यानी कि डीपी एंड डिस्पर्सन मीडियम यानी कि डीएम।
बिल्कुल सही बात है बेटा। दो तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन अपने पास होते हैं, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। ठीक। तो जो लायोफिलिक है वो इजीली बन जाते हैं, आसानी से डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज आपस में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन लायोफोबिक इजीली मिक्स नहीं होते हैं, उसके लिए फिर हमें कुछ स्पेशल मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। तो बात बिल्कुल सही। सेकंड वाले पॉइंट पर आते हैं। फॉर इमल्सन्स बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर लिक्विड। अभी तो हमने डिस्कस किया था, इमल्सन के लिए डीपी एंड डीएम दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। मिसेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग ए सर्फेक्टेंट इन एनी सोलवेंट एट एनी टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल गलत है, अभी हमने डिस्कशन किया था। मिसेल का जो फॉर्मेशन है बेटा वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद होता है, जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को हमने क्या कहा था, CMC क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ही होता है, जिसको हमने क्या कहा था, क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक, क्राफ्ट टेम्परेचर हमने इसको कहा था। तो इन्होंने कहा एनी टेम्परेचर, ये बिल्कुल गलत है। लास्ट पॉइंट, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम ए कोलाइडल सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। विद डिस्पर्स्ड फेज हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम जो होते हैं उनमें उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काफी डिफरेंस होना चाहिए, तभी हमारा टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है बेटा। ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल गलत है। टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। जब है ना कोई सॉल्यूशन है कोलाइडल पार्टिकल का, उसमें से अगर कोई लाइट जा रही है तो उसकी जो स्कैटरिंग हो जाती है, ये एक कोन सा हमको बनता दिखाई देता है, इसी को हम बोलते हैं टिंडल कोन और इसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में यानी कि इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें डिफरेंस होता है, तभी हमको ऑब्जर्व होता है। उन्होंने कहा है सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि गलत है। यानी कि अपना फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है, और इसके अकॉर्डिंग अपना ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से देखो बेटा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, एनसीईआरटी बेस है। भले ही जेई एडवांस है, लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलना है। ठीक है। मेरी ये स्पेशली सलाह है कि आप इस वाले चैप्टर को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस यहाँ से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ में।